Yes, hello students. Welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग GUC के अंदर, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और मेसोमेरिक इफेक्ट को बेटा हम लोग रेजोनेंस के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है, वो आपका हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन है, तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि हमारा सेंट्रल एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो आपका कौन सा होगा बच्चों? कार्बन होगा। तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्ब एनायन। इसको हम समझते कैसे हैं वो देख लो पहले कि भाई कार्बन के पास नेगेटिव आने का मतलब क्या है। कार्बन के पास आपके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों आया होगा? क्योंकि आपको पता है, मैं डिस्कस किया कि भाई कार्बन से अटैच कोई एलिमेंट एक्स है, जिस एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? कम है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जिस केस में कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको जो बीच में दिख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे लोन पेयर आपका फॉर्म करेगा, बाकी आपको हर जगह यहाँ पे सिग्मा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कार्बन का जो आपका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको परफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ऑक्टेट आपका परफेक्टली यहाँ पे कंप्लीट है, ये भी आपको दिख रहा है। दूसरा, ये देखो कि यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो आपके 1 2 3 3 सिग्मा है, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस आपका 1 लोन पेयर, ठीक है। तो टोटल आंसर आपका 4। तो इसका जो हाइड्रेशन होगा वो आपका sp3 हाइड्रेशन देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कार्बोनेंस के बारे में मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका एक रिपीट आपको जो करा है वो रिवीजन आपका हो गया है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ट्राई करते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं मूव। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो देखो कार्बन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मुझे नेगेटिव को स्टेबल करना है। इस नेगेटिव को स्टेबल हम कैसे कर सकते हैं? आपको मैंने बताया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज हो या फिर आपका नेगेटिव चार्ज हो, मुझे कहाँ पे लेके जाना है? जीरो की तरफ। मुझे कहाँ पे लेके आना है? जीरो की तरफ। मुझे जीरो की तरफ लेके आना है। अगर आपका किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जीरो पे लेके आना। अब जीरो पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो समझो ध्यान से। हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के साथ मैं क्या करूं? तो नेगेटिव चार्ज, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, जो एक्स्ट्रा आपके इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कोई विड्रॉ कर ले, तो मैं जोड़ूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने ऐड करने से क्या होगा? वो एक्सिस में नेगेटिव चार्ज है वो आपका विड्रॉ हो जाएगा, और विड्रॉ होते ही ये जो आपका एटम के पास जो भी चार्ज है, वो एटम क्या होगा? फाइनली जीरो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जीरो की तरफ शिफ्ट होगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। इसी तरीके से मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव को अगर आपको जीरो की तरफ शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फिर आपको ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। जो यहाँ पे कार्बन या किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, उस जो पॉजिटिव आपका जो क्वांटिटी है, उसमें जैसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो पॉजिटिव आपका न्यूट्रलाइज होगा और फटाफट से जीरो की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो जीरो वाला जो रेफरेंस पॉइंट है, ये आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। बात समझ में आ गई? यही रूल्स आपको यहाँ फॉलो करना है। अब तो इसलिए मैंने लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो विड्रॉ करना चाहिए, नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेंगे तभी जीरो की तरफ शिफ्ट होगा, ये बात ध्यान में आप हमेशा रखना। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाले ग्रुप कौन से हो सकते हैं? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स को जो विड्रॉ करने वाले हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वैसे मैंने आपको प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई मैंने ग्रुप के एक सीरीज को डिस्कस किया है, उसका इजी लॉजिक भी आपको बताया। अब जरा यहाँ समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं। तो विड्रॉ करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाले ग्रुप बेटा आपके यहाँ पे या तो मैं माइनस एम बोलूंगा या फिर मैं उनको माइनस आई बोलूंगा, ठीक है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है आपको पता है
वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पार्शियल मूवमेंट होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है। और माइनस एम मतलब ये मीजोमेरिक है। अब मीजोमेरिक के अंदर माइनस एम वाले ग्रुप कौन से आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा, कि भाई जैसे कोई यहाँ पे एक एरोमेटिक पार्ट है, तो इसमें एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेस आपका यहाँ पे बेंजीन, और इस एरोमेटिक पार्ट पे कोई ऐसा ग्रुप लगाओ लाइक ए डबल बॉन्ड बी, या फिर यहाँ पे लगाओ बच्चों ए ट्रिपल बॉन्ड बी, समथिंग इस तरीके से, और जहाँ पे बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक है एज कंपेयर टू ए एटम। तो इस केस में आपका जो बी एटम है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करेगा तो ए के पास क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, बी के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में आपका जो बेंजीन रिंग है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। इसका मतलब रिंग आपकी यहाँ पे क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। तो ऐसे ग्रुप जो मैंने ऊपर आपको बताया इस तरीके से ग्रुप होने चाहिए, समझ में आ गया। ओके, तो इसका मतलब माइनस एम और जो माइनस आई ग्रुप हैं, जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो आपके होंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्लस एम एंड प्लस आई, ठीक है। मतलब समझो जहाँ पे कंजुगेशन होगा वहाँ पे प्लस एम माइनस एम देखने को मिलेगा, और जहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा तो वहाँ पे आपको प्लस आई और माइनस आई देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपका रूल्स है, लेकिन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जाएंगे। माइनस एम वाले ग्रुप में क्या होगा, माइनस एम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो प्लस एम वाले हैं इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी ग्रुप क्या हो, या कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब कोई स्पीसीज क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज को देता है, और देता कौन है, जिस जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब रिच का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसके पास नॉन पेयर, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। बात समझ में आ गई। चलो अब हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली वो समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो एक पॉइंट ये भी भाई, जितना अधिक अमाउंट में आपका रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और जितना ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितना ज़्यादा आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डेफिनेटली उतना ही अधिक रेजोनेंस भी मिलेगा। अब उतना ही अधिक रेजोनेंस मिलेगा तो इसका मतलब वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी आपको मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था कि रेजोनेंस जो आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम रेजोनेंस होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका स्टेबिलिटी भी कैसे हो, कार्बन आयंस का मैक्सिमम होगा। तो मैंने बताया था चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे कार्ब एनायन हो, दोनों केस में आपको एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन हो कार्ब एनायन हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके मोस्ट स्टेबल होंगे। जैसे मैं यहाँ पे रूल्स को लिख भी देता हूँ, ध्यान दो। मैं चाहे कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, मैं चाहे कार्ब एनाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, ठीक है, या किसी अदर कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो वो आपका बेटा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस के, ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ रेजोनेंस की। जितना अधिक रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब ये चीज़ कॉमन रहती है यहाँ पे, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। जितना अधिक रेजोनेंस वो कंपाउंड उतनी अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को लेके, पे जो क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेंजीन के साथ आपको दे रखा है CH2-। नेक्स्ट में देखो आपका CH- है, उसके दोनों साइड में आपके बेंजीन ग्रुप आपके ऐड किए हैं, फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज, वहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप आपके ऐड करे गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि कहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बन आयंस की मैक्सिमम होगी। तो सबसे मतलब पहले ही कॉन्सेप्ट यही है कि आप पहले एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को चेक कर लो, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे हम परसेंटेज या एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो आप मुझे देख के बताओ, आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम रेजोनेंस कहाँ मिलेगा। जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको मैं तो थोड़ा एक्सपांड करके बता रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे आपका है CH2-, ठीक है। तो ये जो माइनस है, इसका CH2 के ऊपर आपको माइनस चार्ज मिल रहा है, परफेक्ट है। अभी जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा वो बताओ मुझे। आपको पता है ये जो कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऊपर वाला कार्बन है जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों डेवलप हो रहा है, उसका हाइड्रोजन जरा चेक करके देख लो। 2 हाइड्रोजन है, एक ये सिग्मा, और यहाँ से दो दो हाइड्रोजन से आपके 2 सिग्मा यहाँ से मिल जाएंगे, और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो लोन पे तरीके से एक्ट करेगा। टोटल मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे sp3 हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ऊपर sp3 नीचे sp2 है, मतलब s परसेंटेज कहाँ पे अधिक है, sp2 के साथ। इसका मतलब sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका बेंजीन रिंग के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया।
कन्फर्म है। वैसे भी आपको पता है कि जब नेगेटिव चार्ज के साथ जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होता है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चों, वो आपका पुश करता है ना, वो आपकी उसकी नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी देखो, तो नेगेटिव चार्ज पुश करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आ रही है? इसलिए पाई आपका मूव कर जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आता है, इसलिए फिर नेगेटिव चार्ज को मौका मिलता है डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो रेजोनेंस आपको सब जगह से मिल रहा है, फर्स्ट से भी रेजोनेंस है, सेकंड से भी रेजोनेंस है, थर्ड से भी रेजोनेंस है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आपको? तो देखो थर्ड कंपाउंड में 3 फिनाइल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम रेजोनेंस होगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कि भाई 3 आपका मोर स्टेबल आयन है, उसके बाद सेकेंड और सबसे लास्ट में आपका फर्स्ट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको दे रखा है फिनॉक्साइड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो ये आपका एसिटेट वाला पार्ट है, अगर आपको पता है तो मैं देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, इट इज एसिटिक एसिड। यहाँ से अगर मैं जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो आपका यही एसिडिक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, वो उससे अटैच हाइड्रोजन है, तो आपका मोस्ट एसिडिक है, मतलब यहाँ से आपको H+ रिलीज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्पीसीज जो एसिटिक एक एसिड है, एक एसिड का 8 आयन आपको मिलेगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O-। तो ये आपका एसिटेट आयन आपको मिल रहा है, बिल्कुल से लास्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। देखो 1 और 2 कार्बन एक्चुअली एल्कोहल होगा कहीं ना कहीं, यहाँ से H+ आयन आपका चला गया है, मतलब ये एथनॉल था, तो यहाँ से आपको मिला इथॉक्साइड आयन। दिस इज इथॉक्साइड आयन। क्वेश्चन है कि तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा है? थिंक करो और यहाँ पे आप बताओ तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अधिक स्टेबल है। तो कहाँ पे अधिक स्टेबल, तो हम रेजोनेंस को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड कंपाउंड में कहीं रेजोनेंस हो रहा है क्या? आप ध्यान से देख के बताओ, ये जो थर्ड कंपाउंड मैंने दिया है आपको, ये थर्ड कंपाउंड देखो परफेक्टली आपको मैं यहाँ बताता हूँ। थर्ड कंपाउंड जो दे रखा है मैं इसको लिख सकता हूँ C2H5O-, ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला के तरीके से। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडक्टिव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट है और जो सेकंड है दोनों जगह रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। अब दोनों जगह रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेकंड कंपाउंड के साथ आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस जरूर मिलेगा देखने को। क्यों? क्योंकि देखो CH3 C डबल बॉन्ड O देन O-। अब ये O- क्या करेगा? पाई को पुश करेगा, पाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये डेल्टा माइनस, यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव, और पॉजिटिव मिलते ही नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा CH3 CO- डबल बॉन्ड O। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट RS। तो यहाँ से आपका ये फर्स्ट, या आपका सेकेंड, तो यहाँ से आपको 2 इक्विवेलेंट RS देखने को मिलेंगे। RS का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब 2 इक्विवेलेंट आपको मैंने बताया भी था कि जब आपका नॉर्मल रेजोनेंस हो और जब आपका इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो, तो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी में इक्विवेलेंट रेजोनेंस को आपको डालना है। तो इसका मतलब जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली अधिक होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस जो आपको फर्स्ट कंपाउंड में फिनोक्साइड आयन में देखने को मिल रहा था, ठीक है। दिस इज दी फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन में आपको नॉर्मल रेजोनेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सेकंड 1 और आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का देखते हैं आंसर आपका क्या बनने वाला है, ठीक। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो यहाँ पे जो बीच में आपको CH2- लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको जो कार्बन मिलेगा उसके साथ बेटा कहीं ना कहीं आपके 2 हाइड्रोजन थे। बात समझो ध्यान से। और ये आपका CH3 था, या आपका CH3 था। इसको ट्यूटोमेर्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से सपोज रिलीज किया H+ की फॉर्म में। अब समझना ध्यान से, इस CH3 से भी सपोज मैंने एक H+ आयन को रिलीज कर दिया, इस CH3+ से भी मैंने एक H+ आयन को रिलीज कर दिया। मैंने तीनों ही जगह से H+ आयन को रिलीज कर दिया, एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मोस्ट स्टेबल पार्ट कौन सा होगा, ये CH3 या फिर ये CH2 वाला पार्ट या फिर ये CH3, इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो जब मैंने यहाँ से फर्स्ट में से अगर मैंने CH3 से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला H+ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव परफेक्टली रेजोनेंस करेगा, ठीक है। वो रेजोनेंस करेगा सिर्फ ओनली वन साइड फ्रॉम दिस साइड, सिर्फ एक ही साइड। आप अगर आपको समझ में आएगा तो समझो ध्यान से, यहाँ पे जो माइनस मिलेगा वो सिर्फ आपको यहाँ से ही रेजोनेंस करता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ गई? ये तो आपका CH3 है, यहाँ से CH2 है, सिर्फ रेजोनेंस यहाँ से होगा ओनली वन साइड।
फिर अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपकी अपोजिट साइड से अगर नेगेटिव चार्ज रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ से H+ बाहर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, फिर ये नेगेटिव सिर्फ इस साइड से रेजोनेंस करेगा। लेकिन जो बीच में आपका हाइड्रोजन H+ रिलीज होगा, वहाँ से समझो कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो नेगेटिव क्या करेगा, वो इस साइड भी रेजोनेंस करेगा और इस साइड भी रेजोनेंस करेगा। मतलब समझो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर भी मिल रहा है और नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर भी मिल रहा है। तो रेजोनेंस यहाँ पे जो होगा वो दोनों साइड से रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो बीच से जब यहाँ से H+ रिलीज होगा सेंटर से, तो उस केस में आपको जो एनाइन मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी। बात समझ में आ गई? इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे जनरेट किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव को मैंने इसको इधर किया है, इस नेगेटिव को इधर किया, आपको आंसर मिल गया होगा। देखते हैं, बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट मोस्ट स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रेजोनेंस सबसे अधिक है, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज मोर स्टेबल। उससे कम आपका कौन सा होगा? तो फिर सेकंड और थर्ड में जरा चेक करके देखो। सेकंड और थर्ड में से आपको एक चीज़ दिख रही है क्या, कि यहाँ पे देखो आपका ये जो ग्रुप है ये CH3 लगा हुआ है, और CH3 हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज जितना आपका रेजोनेंस करेगा उतना ही CH3 यहाँ पे रिलीज भी कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब थर्ड इज लीस्ट स्टेबल। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड। थर्ड आपका लीस्ट स्टेबल, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। और सेकंड कंपाउंड में आप देख रहे हो रेजोनेंस आपको सिर्फ देखने को, मतलब कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई सेकंड इज आपका इंटरमीडिएटरी स्टेबल कंपाउंड। यस, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अदर कंपाउंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 को देखो ध्यान से। इसमें क्या है कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें जितने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चंस पे, फिर जो हमारे काफ़ी जो लेंदी और बड़े क्वेश्चंस जो आपको मिल जाते हैं बहुत बार, वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही इजी मेथड से। बट आपके जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स मैं हमेशा बोलता हूँ, बेसिक्स जितने अच्छे होंगे ऑब्वियसली आपकी कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई भी चीज़ होगी वो आपकी ईजिली क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम बच्चों मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा आप चेक करो और इसका आंसर बताओ मुझे क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव है फर्स्ट में। सेकेंड में देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है, नेगेटिव है, यहाँ पे NH है, फिर नेगेटिव है, यहाँ पे NH है, नेगेटिव है। इसका आप आंसर कैसे करोगे, जरा थिंक करके मुझे बताओ। रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वो भी समझ लो। इसमें देखो फोर्थ में कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूस आप देखो तो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। थर्ड में देखो तो आपको लोन पेयर NH के पास लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस नहीं है। इसी तरीके से सेकंड के पास भी कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। और फर्स्ट कंपाउंड उसमें परफेक्ट रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर फर्स्ट कंपाउंड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है उसके पास प्रेजेंट है बच्चों दो आपके लोन पेयर, ठीक। तो आपको पता है जहाँ पे लोन पेयर है, फिर इधर आपका ये लोन पेयर देख रहा है नेगेटिव चार्ज। अभी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रेजोनेंस आपको बोला है, ठीक है, मैंने कंजुगेशन बोला है, लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि बच्चों को रूल्स याद नहीं होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस आपका हो जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस को टिक कर देते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन कर देते हैं। तो पहले रेजोनेंस मैंने बोला था इसलिए क्योंकि आप लोग गलती करते हो, लेकिन यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई। लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज कौन सा कंजुगेशन करता है, किसका मूवमेंट किधर होगा, आप मुझे जरा सोच के बताओ। इसमें से कोई मूवमेंट किधर भी हो सकता है क्या? कहीं नहीं हो सकता भाई। लोन पेयर्स होगा, क्या वो नेगेटिव नेगेटिव तरफ मूव करेगा? नहीं भाई, वो भी तो स्टेबल ही है ना। अब नेगेटिव की बात कर रहे हो तो यहाँ भी तो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, आप मुझे बताओ। और यहाँ भी क्या, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो दोनों जगह ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं कहीं लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हो सकती है क्या? आप मुझे सोच के बताओ, कहीं भी नहीं हो सकती। दोनों जगह स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, कोई भी किसी को पुश नहीं कर सकता है। तो फिर इस केस में रेजोनेंस आपका हो जाएगा फिनिश। बात समझ में, रेजोनेंस क्यों फिनिश हुआ, आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपने यहाँ रोल प्ले करेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी खासी होती है। आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे अधिक आपकी फ्लोरीन की होती है, तो सेकेंड मोस्ट एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये आपके जो नेगेटिव चार्ज है उसको विड्रॉ कर सकता है, एक काम कर सकता है। बाकी दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3, और कार्बन के पास 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये भी आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, s परसेंटेज सेम है। तो फिर यहाँ पे पीरियोड टेबल के रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग चेक करेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक होगी, जिसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? ठीक, इसने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, नेगेटिव आपका स्टेबल हो गया, करेक्ट। अब जो सेकंड जो आपको दे रखा है कंपाउंड, वो सेकंड कंपाउंड के अंदर भी वही रूल्स फॉलो होगा। आपको पता चलेगा कि भाई ये जो ऑक्सीजन है ये माइनस ही शो करेगा, यहाँ भी NH भी माइनस ही शो करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, और यहाँ से भी NH क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। तो सब जगह से चाहे ऑक्सीजन हो चाहे आपका NH ग्रुप हो, वो दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से माइनस आई जो ग्रुप है उसकी तरीके से एक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि नेगेटिव कहाँ पे स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपका माइनस आई ग्रुप सबसे क्लोज लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज की होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत तेजी से विड्रॉ के शो करेगा। बताओ, जो सबसे क्लोज नेगेटिव के होगा, तो फर्स्ट कंपाउंड में बहुत क्लोज है, इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट। उसके बाद डिस्टेंस जरा चेक करो, तो डिस्टेंस चेक करेंगे तो बच्चों सेकंड और फोर्थ में देखो डिस्टेंस आपको सेम मिल रही है, NH की और ऑक्सीजन की। तो इस केस में फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कर लेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के बाद सेकंड ऑप्शन, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ, और फिर उसके बाद जो सबसे अधिक डिस्टेंस पे आपको है माइनस आई NH, वो आपका 1,4 पोजीशन पे, इसका मतलब थर्ड आपका होगा लीस्ट स्टेबल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे सॉल्व किया मैंने? नेक्स्ट बच्चों हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें समझो ध्यान से, इसमें एक तरफ आपका लगा है CH2 माइनस, यहाँ पे लगा है CH3, बीच में C डबल बॉन्ड हो, और आपको पता है कि ये जो हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये CH3 आपका परफेक्टली ये आपका प्लस आई की तरीके से एक्ट करेगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही करेगी, तो दिस इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका लगा है ऑक्सीजन के साथ लगा है CH3 बच्चों, तो दिस इज ए मिथॉक्सी पार्ट। तो यहाँ पे आपको देखो सेकंड कंपाउंड में है, नाउ दिस इज CH2, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, इधर आपका है C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज ऑक्सीजन 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, एंड नाउ दिस इज CH3। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो मिथॉक्सी वाला पार्ट उसको समझो ध्यान से, इसमें से आपका ये जो CH3 वाला पार्ट है ये तो आपका इलेक्ट्रॉन रिच वैसे ही है, बट ये पूरा का पूरा हम काउंट करते हैं बिकॉज दिस इज ए मिथॉक्सी पार्ट। तो मिथॉक्सी पार्ट अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वे रेजोनेंस परफॉर्म करेगी, मतलब सामने पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड को पुश करेगी, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होते ही लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव करेगा टूवर्ड्स कार्बन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये CH2 नेगेटिव, और C डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, यहाँ से आपका माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नाउ दिस इज CH3। तो ये आपको यहाँ पे रेजोनेंस के बाद देखने को मिलेगा। तो रेजोनेंस यहाँ पे आपका परफेक्टली होगा सेकंड के अंदर। थर्ड में जरा चेक करो, इसलिए जो मिथॉक्सी पार्ट है वो प्लस एम की तरीके से एक्ट करेगा, और लास्ट में समझो आपका NH के साथ CH3 है, ये अमाइन वाला ग्रुप है, तो मतलब यहाँ भी आपका जो होगा वो आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है तो वो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, टू बार C डबल बॉन्डो कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहाँ भी आपका प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ कंपाउंड दे रखा है, फोर्थ कंपाउंड के अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है दिस इज दी मिथॉक्सी पार्ट, बट मिथॉक्सी के साथ समझो यहाँ पे आपको CH2 लगा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस तो आपको नहीं मिल रहा है बिकॉज लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, देन सिंगल बॉन्ड, देन फिर से सिंगल बॉन्ड, तो रेजोनेंस आपको इधर से देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब बाकी आप दूसरी साइड से देखो तो CH2 माइनस है, तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, ठीक है। जहां आप देख रहे हो कि ये जो एक ग्रुप में आपको और यहाँ पे लगा हुआ, इस ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो हर जगह चीज़ कॉमन है, आपको CH2 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है, बाकी यहाँ पे आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप लगे हुए हैं, उनके बारे में पहले मैंने स्टडी करी। अब जो CH2 माइनस देखो, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ देखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो परफेक्टली रेजोनेंस करेंगे, लेकिन इक्वल परसेंटेज में करेंगे, इक्वल एक्सटेंट में करेंगे। क्यों? हर जगह कॉमन है ये चीज़, तो मतलब ये नेगेटिव आपका जब यहाँ आएगा तो ये पाई को पुश करेगा, तो पाई ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव को बेटा मौका मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो यहाँ से मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड,
और ऊपर आपका होगा ऑक्सीजन के साथ आपका नेगेटिव। बाकी आपको यहाँ पे जो भी ग्रुप लगे हैं वो आपके यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो इधर तो आपको रेजोनेंस होगा एक साइड में, लेकिन वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, तो वो डिसाइड नहीं करने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो डिसाइड कौन करने वाले हैं, जो हमारे ग्रुप लगे हैं दूसरी साइड में, मतलब राइट साइड में जो ग्रुप लगे हैं वो डिसाइड करेंगे। लाइक आपका मिथाइल लगा हुआ है, मिथॉक्सी है, आपका अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और आपका यहाँ पे एक ईथर वाला भी ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रुप आपके डिसाइड करेंगे कि भाई किसकी स्टेबिलिटी अधिक, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब इसमें से ये तो दिख गया कि भाई फर्स्ट कंपाउंड में आपका जो CH3 लगा है वो प्लस आई शो कर रहा है। सेकेंड कंप आपको मैंने ये भी, आप सेकेंड कंपाउंड में देखो प्लस एम के तरीके से एक्ट होगा, थर्ड कंपाउंड में प्लस एम के तरीके से एक्ट करेगा। और ये जो ईथर वाला ग्रुप दिख रहा है ना, जिससे C डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है वो आपका माइनस आई की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है, वो माइनस आई की तरीके से आपका एक्ट करेगा। अब आप यहाँ से आपको, जब हम बात करते हैं कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी की, भाई नेगेटिव को मुझे फिनिश करना है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लेके आऊँगा बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लेके आऊँगा। तो मतलब मैं माइनस एम लेके आऊँगा या मैं माइनस आई लेके आऊँगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस एम और आपका प्लस आई होगा। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। मगर रेजोनेंस तो हम लोगों ने चेक कर ही लिया है। तो बताओ भाई माइनस एम और जो माइनस आई वाले हैं वो तेजी से विड्रॉ करेंगे। तो माइनस एम और माइनस आई कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, तो माइनस एम माइनस आई तो मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो नहीं दिख रहा है, आपको माइनस आई जरूर दिख रहा है, वो आपके फोर्थ कंपाउंड में दिख रहा है। इसका मतलब आपका फोर्थ इज मोर स्टेबल। उसके बाद बचे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपके प्लस आई है और प्लस एम है। तो आपको ये फिर पता होना चाहिए कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस एम ग्रुप की बात करूँ तो प्लस एम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आपका प्लस आई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि जो प्लस एम ग्रुप है वो तो लोन पेयर्स आपके डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली आपके शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन प्लस आई जो कर रहा है CH3 फर्स्ट कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप, तो उसके पास एक्शनल कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और कोई आपका लोन पेयर्स भी नहीं है, तो वो सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा। तो मतलब उसकी जो हम बोल सकते हैं उसकी जो परसेंटेज है या फिर जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी लेस होगी। इसीलिए प्लस आई जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव चार्ज को मोर स्टेबल करेगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट हो जाएगा फोर्थ के बाद। फिर आपका सेकंड और थर्ड में चेक करेंगे तो हम लोग पावर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे आपका NH है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड के अंदर अब जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है वो नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर्स को स्टेबल करके रख सकता है, ये उसका नेचर होगा, ठीक है। तो जो आपका नाइट्रोजन है उसके पास लॉन पेयर्स आसानी से स्टेबल रहेगा नहीं, तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। या फिर आपके जहाँ पे कहीं ना कहीं जो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, इसलिए आपका सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू थर्ड। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका फोर्थ, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट आपका 2, नेक्स्ट आपका थर्ड। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। समझ में आ गए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं और गलतियां भी होती हैं, तो आई होप आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग यहाँ पे ध्यान से फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है CH2 माइनस के साथ। आपकी ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें आपकी ऑर्थो पोजिशन पे है 1 2, और आपकी सेकेंड कंपाउंड है उसमें आपकी मेटा पोजिशन है 1 3, और थर्ड कंपाउंड में आपकी बेटा पैरा पोजिशन है नाइट्रो के साथ, और फोर्थ कंपाउंड जो है वो आपका रेफरेंस है, ठीक है, वो आपका बेस है। तो दिस इज ए रेफरेंस कंपाउंड या फिर आपका बेस कंपाउंड, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ। अब चलो सॉल्व करके फटाफट से बताओ कौन सा आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो हमारे नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन पे लगते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसको मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। समझो कि जो फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है जिसमें आपका यहाँ पे परफेक्टली दे रखा है, समझो इस तरीके से, यह आपका CH2 माइनस है और यहाँ पे लगा हुआ आपका नाइट्रो। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको पता है नाइट्रो एक अच्छा खासा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैंने जब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया था या मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस कर रहा तो मैंने बताया था आपको इनका सीक्वेंस। तो नाइट्रो ग्रुप बहुत अच्छा खासा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि आपको डिस्कस भी मैंने किया था कि भाई जो बेंजीन है उससे अगर अटैच्ड कोई भी ग्रुप जिसके पास इस तरीके से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली कोई ऐसी स्पीसीज हो, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इधर शिफ्ट हो गई, मतलब ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा पॉजिटिव, तो बेंजीनिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ आपका शिफ्ट करेगा, बाहर की तरफ रिलीज करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप बहुत अच्छा खासा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मुझे चाहिए नेगेटिव की स्टेबिलिटी, तो नेगेटिव जो है एनायन है, एनायन का बेटा क्या मुझे लेके आना पड़ेगा जीरो की तरफ।
तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने वाले ग्रुप जितने अच्छे खासे लगे होंगे, जितने क्लोज लगे होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब दूसरा रूल सुनो। दूसरा रूल्स ये है कि जब आपने यहाँ पे देखा कि भाई नाइट्रो लगा है, वो तो कहानी बाद में हो जाएगी। यहाँ पे आपका लगा है CH2-। अब ये CH2- क्या करेगा, ये बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा। जब अंदर शिफ्ट करेगा तो आपको पता है डेल्टा जो माइनस चार्ज होगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ये ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, ये भी ऑर्थो पोजिशन है। तो ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव बेटा, ये वाला जो नेगेटिव कहाँ शिफ्ट हो चुका है, जो आपके CH2 पे नेगेटिव है वो नेगेटिव कहाँ पे आ चुका है आफ्टर रेजोनेंस, वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा पहले। और ऑर्थो पोजीशन पे पहले से लगा है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप को तो भाई विड्रॉइंग चाहिए ना, तो वो बहुत तेजी से इस नेगेटिव को भी विड्रॉ कर लेगा। जब नेगेटिव को तेजी से विड्रॉ कर लेगा तो यही नेगेटिव हो गया आपका स्टेबल। तो सबसे क्लोज आपका जो लगा है -M और -I दोनों के तरीके से एक्ट करा नाइट्रो ग्रुप, तो इसका मतलब सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। क्या समझ में आ गया? इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड कंपाउंड की तरफ। अब सेकंड कंपाउंड में आप देखो तो आपकी मेटा पोजीशन पे आपका लगा हुआ है, तो इसको जरा देखो स्टडी करते हैं तो आपको प्रॉपर और समझ में आएगा। तो सेकंड कंपाउंड आपको जो यहाँ से मिलेगा, ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका कंपाउंड है सेकंड कंपाउंड। ठीक है, तो सेकंड कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इस तरीके से आपका ये जो बेंजीन है और यहाँ पे अटैच है आपका CH2, ये माइनस, और इसके साथ आपको दिख रहा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है, क्या मेटा पोजीशन पे नेगेटिव आता है? आप मुझे सोच के बताओ। जब ये CH2, आप इसको जरा ऑब्जर्व करो, सिर्फ इसको देखो ध्यान से, बाकी कुछ मत देखो, नाइट्रो का भी मत देखो। तो जो CH2- है, जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करते करते कहाँ तक पहुंचेगा वो बताओ। नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचेगा आपको पता है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन तो ये, टू वो नेगेटिव को विड्रॉ कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो नाइट्रो है वो सिर्फ आपका -I की तरीके से ही एक्ट करेगा। इसके पास नेगेटिव आने का मौका मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं तो फिर रेजोनेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज क्या स्टेबल होगा, वो नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज होता रहेगा कंटिन्यूसली इनफाइनेट टाइम के लिए, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव क्रिएट करता रहेगा, मेटा पोजीशन पे कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो फिर नाइट्रो इस नेगेटिव को क्या स्टेबल कर सका, बिल्कुल भी नहीं कर सका। इसलिए सेकंड कंपाउंड में जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड कंपाउंड में, वो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज की हो ही नहीं रही है, जहाँ पे CH2- आपका प्रेजेंट है। अब थर्ड कंपाउंड में देखो, तो थर्ड कंपाउंड में आपके क्या है, पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। जब पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव जाता है रेजोनेंस करने के साथ, तो नाइट्रो इसको विड्रॉ कर लेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन डिस्टेंस काफी दूर है, ये समझ लो आप। लेकिन फोर्थ कंपाउंड में कोई ना आपका ऑर्थो है, ना पैरा है, ना मेटा है, वो रेफरेंस कंपाउंड है। वहां पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल रेजोनेंस। तो नॉर्मल रेजोनेंस देखने को मिलेगा, तो बाकी आप बताओ कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे अधिक स्टेबल आपका वो होगा, सबसे अधिक स्टेबल आपका वो होगा जहां पे जहां पे आपका -M जो -I नाइट्रो ग्रुप है वो काफी क्लोज होगा। पहली चीज है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी से नाइट्रो ग्रुप से विड्रॉ कर लेगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। उसके बाद कौन सा आना चाहिए आपका, ओबियसली आपका पैरा वाला आना चाहिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, नेक्स्ट आपका आएगा, तो कहीं ना कहीं नाइट्रो है वो आपका -I की तरीके से एक्ट करेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहीं ना कहीं वो आपके जो बेंजीन रिंग की डेंसिटी है उसको तो डिक्रीज करेगा ही। जब बेंजीन रिंग की डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी तो उस केस में नेगेटिव चार्ज जो CH2- का वो अंदर तो शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब आपका फिर सेकेंड हो जाएगा स्टेबल, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज जो फोर्थ है वो नॉर्मल रेजोनेंस ही करेगा, बाकी कोई उस पर -I नहीं है, बाकी उसमें कोई -M भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। और आपको पता है कि कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -M या -I की होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +M और +I होती है। तो -M और -I आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ में ना तो -M है ना -I है, इसलिए आपका जो फोर्थ कंपाउंड होगा वो सेकंड से कम स्टेबल होगा। बात समझ में आ गया? अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो ग्रुप दे रखे हैं CH2- एंड नाइट्रो दे रखा है फर्स्ट, एंड सेकेंड में आपको दे रखा है नीचे देखो एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे क्लोरीन है ना आपकी पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ब्रोमो है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्सी है, नेक्स्ट आपका अमाइन है। और आपको पता चलना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि भाई
नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जब आपको बेंजीनिंग से दिखता है, पहले इसको देखो बताता हूँ, नेगेटिव की स्टेबिलिटी की बात बाद में करेंगे। नाइट्रो ग्रुप काम क्या करेगा भाई, डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाएगा। तो ये ग्रुप कैसे एक्ट करेगा, कैसे बड़ा आपका यहाँ पे लॉन आपका बेंजीनिंग से एरोमेटिसिटी तो देखने को मिल रही है भाई, कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, तो मतलब माइनस एम की तरीके से एक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर आप एल्डिहाइड को देख रहे हो तो ध्यान दो, यहाँ पे आपका ये बेंजीन है और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसलिए आपका ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा। तो यह इसका मतलब है कि ये जो आपका एल्डिहाइड वाला पार्ट है ये भी कैसे एक्ट करेगा, माइनस एम की तरीके से ही एक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्लोरीन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है, और दूसरा मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा जो फ्लोरीन है, नेक्स्ट इज क्लोरीन, नेक्स्ट इज ब्रोमीन, नेक्स्ट इज आयोडीन, ठीक है, और कार्बन आपका यहाँ पे आता है सेकेंड पीरियड में। तो पता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2p, यहाँ पे मिलता है आपको 3p, यहाँ मिलता है आपको 4p, यहाँ पे मिलता है आपको 5p। तो पता है क्लोरीन, आपके जो क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं वो कहाँ पे हैं, 3p के साथ हैं, ब्रोमीन के साथ 4p के साथ हैं, आयोडीन में 5p के साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन रहेगा, जो बेंजीनिंग का कार्बन है, उसमें तो आपको फटाफट से दिख रहा है कि भाई उसका जो कार्बन के पास जो भी ऑर्बिटल्स वेकेंट होंगे वो 2p वाले ही होंगे। तो फ्लोरीन से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है, बिकॉज 2p से 2p के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। लेकिन क्लोरीन के साथ देखो, क्लोरीन में 3p के साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप पे जो बेंजीनिंग कार्बन है वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है कि वो आपका 2p में ही इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रेजेंट हैं। तो फिर 2p से 3p के साथ ओवरलैपिंग ही नहीं हो सकती, तो जो कार्बन के साथ जो क्लोरीन बॉन्ड होगा वो इतना इफेक्टिव बॉन्ड आपका होगा नहीं, और जहाँ पे इफेक्टिव बॉन्ड नहीं होता है वहाँ पे रेजोनेंस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इट इज़ ए वेरी वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट। जहाँ पे आपका देखो कार्बन बेंजीन का और यहाँ पे क्लोरीन के बीच में आप ओवरलैपिंग परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2p में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपके 3p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2p और 3p के बीच में ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग आपकी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब जब ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो रेजोनेंस है वो आपका क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, लेस परसेंटेज में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया इतना पॉइंट। तो कि ब्रोमीन के साथ अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके साथ वही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2p में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आपके 4p में है, तो फिर ओवरलैपिंग आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है तो फिर आपका जो रेजोनेंस है उसके होना आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बहुत ही लैक्स एक्सटेंट में होगा। दैट्स वाई क्लोरीन ब्रोमीन को मौका मिलता है, फिर वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमेशा मैंने बोला है कि यहाँ पे आपका माइनस आई पावरफुल एक्ट करता है एज कंपेयर टू प्लस एम। तो ये आपका रूल्स प्लीज आपको समझ में रखना है, मैंने ओवरलैपिंग के बारे में बताया, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई क्लोरीन ब्रोमीन ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये आपका परफेक्ट वो माइनस आई की तरीके से एक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सी। आपको पता है कि भाई कोई भी बेंजीन के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास आप जो एटम है उसके पास एक्चुअली लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली लोन पेयर नेगेटिव अंदर की तरफ आपका बेंजीन के अंदर की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोक्सी ऑलवेज विल एक्ट एज ए प्लस एम, डोनर ग्रुप की तरीके से काम करेगा, रेजोनेंस करेगा तो एम होगा, ठीक है, प्लस आई नहीं होगा। और जो NH2 है वो तो आपको लॉन पेयर है, वो भी अंदर मूव करा देगा बेंजीनिंग में, तो वो भी प्लस एम की तरीके से एक्ट करेगा। अब बात होगी यहाँ पे पावर के बेस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता है कि भाई कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उसके अंदर भी आपका प्लस एम एंड आपका यहाँ पे सॉरी दिस इज माइनस एम, नाउ दिस इज माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप, और रिलीजिंग ग्रुप की बात करते हैं तो आपका प्लस एम या फिर आपका प्लस आई। बात समझ में आ गया। अब देखो सॉल्व करने की बारी आती है, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग आपका माइनस एम है, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मोस्ट स्टेबल। इसके बाद आपका कौन सा होगा, तो नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। तो आपको पता है कि जो प्लस एम जो माइनस एम की मैंने पावर डिस्कस करी थी वो आपको पता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्लस एम वैल्यू तो बहुत लीस्ट में चले जाएंगे, बहुत बाद में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके पहले जो स्टेबल होंगे वो सारे के सारे माइनस एम या माइनस आई वाले होंगे, तो माइनस आई कहीं है नहीं, माइनस एम वाले हैं, तो माइनस एम यहाँ मिल रहा है, एक माइनस एम यहाँ मिल रहा है, बाकी माइनस एम कहीं नहीं मिल रहा है। नाइट्रो और जो CHO है इन दोनों में से माइनस एम किसका अधिक है, तो वो आपको पता चले कि बेटा माइनस एम जो नाइट्रो का अधिक होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, नाइट्रो का माइनस एम अधिक होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, ये आपको डिस्कस में पहले भी कर चुका हूँ। ये हम बात कर रहे हैं माइनस एम की पावर के बारे में, तो इसलिए फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड। नेक्स्ट मैं बात करूंगा
तो थर्ड और फोर्थ में से कौन होगा? तो थर्ड और फोर्थ में से पता है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? बिकॉज यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ये -I मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? -I देखने को मिल रहा है। तो -M फिनिश हो चुका है, -I की बारी है। तो -I में भी ये देखना पड़ेगा कि कौन तेजी से आपका विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो विड्रॉ तो करेगा कौन? विड्रॉ कर सकता है क्लोरीन को, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन का साइज बड़ा होने के चक्कर में यहाँ पे आपका जो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? वो आपका फोर्थ हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को रखने के लिए घर भी होने चाहिए ना, तो इसलिए आपका फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल ब्रोमीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और फिर इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स को लेकर। तो फिफ्थ और सिक्स में प्लस एम हो रहा है, तो फिर प्लस एम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका आपका प्लस एम पावर जितना कम होगा तो वहाँ पे कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी अधिक हो जाएगी। इसका मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा आपका अमाइन, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड हो गया, समझ में आपको आ गया हो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे 8th क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो नाइट्रो लगाए, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड है, या कर पाओगे आप लोग, एल्डिहाइड है, CH3 है। CH3 प्लस आई की तरीके से करता है, ये -M एल्डिहाइड, साइनाइड आपका -M है। बिकॉज कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, तो मतलब जो बेंजीनिंग फिनाइल अटैच होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ शिफ्ट करेगी, इसलिए आपका ये हो गया यहाँ पे साइनाइड -M की तरीके से। नाइट्रो तो आपका यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, अगर नाइट्रो मेटा पोजीशन पे होगा तो फिर -I की तरीके से करेगा, यहाँ पे इसे रेजोनेंस देखने को मिलेगा नहीं, तो आपका जो मीजोमेरिक इफेक्ट वो नहीं होने वाला है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा बताओ कौन सा होगा? सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कौन सी? -M वाले। तो -M में से भी आपका साइनाइड इज मोस्ट -M एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। इसका मतलब आपका पहला आंसर होगा मोस्ट स्टेबल सेकेंड, फिर आपका जाएगा थर्ड। अब बचा है फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ में से समझो, फर्स्ट में क्या हो रहा है -I, और इसमें फोर्थ में हो रहा है आपका CH3 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वो आपका हो जाएगा क्या? +I की तरीके से। बिकॉज sp3 कार्बन से आपके sp2 कार्बन की तरफ ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मूवमेंट हो जाएगा शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका मतलब यहाँ पे s परसेंटेज आपका क्या होगा? CH3 के पास कम होगा, तो ये +I शो करेगा। तो पता है +I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसके पहले कौन आ जाएगा? -I, इसलिए फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आपका फोर्थ। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है। तो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।